हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप आप सब तैयार हो सारे के सारे डायग्राम करने के लिए बायोलॉजी के। ठीक है, हमें पता है यार डायग्राम जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, पहली बात तो। ठीक है, क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। नंबर 2, अगर किसी चैप्टर में किसी टॉपिक का डायग्राम दिया है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जिसने बुक लिखी है वो चाहता है कि आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे डायग्राम्स कर लो। और हमारी आदत क्या होती है डायग्राम को एग्जाम के आखिरी दिन शाम को पढ़ते हैं, बस एग्जाम से थोड़ी देर पहले करते हैं। यस, ये गलती मैं भी करता था, आप लोग भी करते ही हो। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं, है ना? तो उसको अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास उसी बारे में होने वाली है। मैं जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में सब डिस्कस करूंगा बायोलॉजी के। ठीक है, और उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी बताऊंगा, और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने पूरा सेशन कर लिया, मैं गारंटी देता हूं बेटा कि आई गेस 20 to 30% ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एग्जैक्ट सेम चीज आएगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना पूरे सेशन को। मैं बता लाइक 5 to 10 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं सेशन के बाद। ठीक है, मतलब ऊपर होंगे, अगर नहीं करोगे तो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, यस, डू यू एग्री? करें? हाँ, चलो जल्दी से लाइक बटन को स्मैश कर दो और चलते हैं। ठीक है, सो क्लास 10th ऑल डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी वी विल डिस्कस टुडे। ये सो गाइस, एज यू ऑल नो, माय नेम इज अमृत राज वेदांतु में मैं मास्टर टीचर हूं, बायोलॉजी पढ़ाता हूं। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो से आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो तो उसको शेयर जरूर करना। ठीक है, एंड यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू सी कि पढ़ाने के अलावा हम क्या करते हैं। गुड, वेरी गुड। एंड यार आप लोगों को पता है ना, द्रोणा बैच स्टार्ट हो चुका है ना? सो द्रोणा बैच इज द बैच जिसमें हमारे आपके सारे के सारे यूट्यूब टीचर्स पढ़ाते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा पहले भी कि जो टॉपर्स होते हैं ना, एंड में क्या चीजें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, सारी चीजें आपको इस द्रोणा बैच में मिलेगी। ठीक है, इसमें आई गेस 60+ क्लासेस हैं। इफ यू कैन सी, यू हैव 60+ क्लासेस, 5 मॉक टेस्ट, 2 फुल लेंथ टेस्ट, पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज होगा आपका। चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, एंड अनलिमिटेड डाउट्स ऑन डाउट है। जितने भी डाउट आते हैं एंड में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्कूल के सैंपल पेपर, प्री बोर्ड के पेपर, वो सब सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको मिल नहीं रहा, वो आप वेदांतु के डाउट ऐप पे डाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस पूरे कोर्स की फीस कितनी है? ओनली 4000 रुपीज। ठीक है, व्हेन यू यूज द कोड AR Pro, ये वाला आप कोड यूज करोगे सो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कोर्स हो जाएगा आपका 4000 रुपीज का। हजारों बच्चों ने एनरोल कर लिया है, आपने नहीं करा है तो यू आर मिसिंग आउट। ठीक है, 1-1.5 महीना ही बच रहा है एग्जाम के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन में थोड़ी हेल्प चाहिए या फिर आपकी जो तैयारी है उसको पॉलिश करना है, दिस इज द बैच फॉर यू। लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने अडॉप्ट करा था और बहुत ज्यादा डिमांड थी इसकी कि सर ये दोबारा लेके आओ। ठीक है, ये आ गया है तो मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कौन कौन इसमें एनरोल करने वाला है और किस किसने एनरोल कर लिया है। एनरोल करना कैसे है बेटा, ये जो वीडियो चल रही है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, द्रोणा 10th बैच। ठीक है, उसको क्लिक करोगे तो वेदांतु का एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें बाई कोर्स नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट इट, है ना? वहां पे आप ये कूपन कोड भी यूज कर सकते हो। अनलेस एंड यू वांट टू पे 5000 रुपीज पूरा तो पे कर देना बट आई वुड से यूज दिस कोड, 1000 रुपए बचा के यू कैन यूज इट समवेयर एल्स। ठीक है, मोमोज पिज्जा खा लेना। ठीक है, चले अब चलो, तो द्रोणा बैच में एनरोल कर लेना। जिसने कर लिया मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसने कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो भाई इसके डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे फेवरेट हमारा डायग्राम है ये, और ये वाला पेपर में भी आ चुका है बहुत बार। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या है, ये बेटा ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। मतलब ये जो लीफ है इसको हमने बीच में से काटा है ऐसे। ठीक है, वी हैव कट द लीफ फ्रॉम द सेंटर, यहां पे काटा है, और हम इस पे फोकस कर रहे हैं, ये वाला रीजन पे जूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, वी आर जूमिंग आउट ऑन दिस प्लेस। ठीक है सर, अब आप जूम आउट करोगे ना, बड़ा ध्यान से देखो, जूम इन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखता है। ध्यान से देखिएगा,
सबसे पहली लेयर होती है वैक्सी लेयर क्यूटिकल, दिख रहा है वैक्सी क्यूटिकल, है ना। ये क्या करता है बेटा, ये वैक्सी लेयर है, ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, मतलब जो बहुत तेज धूप आ रही होती है ना, उससे क्या कहते हैं वाटर ना निकल जाए ज्यादा, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके जस्ट इमीडिएट नीचे आप देखोगे अपर एपिडर्मिस होगा हमारा, क्या है हमारा अपर एपिडर्मिस, इफ यू कैन सी, ठीक है, हमारा अपर एपिडर्मिस। अब इसके इमीडिएट बाद देखोगे बेटा ये है मीसोफिल सेल्स, रेक्टेंगुलर है और इनके पास बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, इफ यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन देम। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो यहां पे क्या होता होगा भाई बता दो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता होगा यहां पे। यहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, इसको कहते हैं बेटा मीसोफिल या पैरेन्काइमा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मीसोफिल सेल्स, यहां पे क्या होता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। इसके इमीडिएटली नीचे यहां पे आपको दिखेंगे लूजली अरेंज्ड सेल्स, इनको स्पॉन्ज सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसे है, लूजली अरेंज्ड है, ऐसे लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे को आप देखोगे यहां पे होगा लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में आपको दिखेगा क्या बच्चों, यस स्टोमेटा, ठीक है। एक सवाल आता है कि भाई स्टोमेटा ज्यादा कहां पे होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे कि लोअर एपिडर्मिस पे, बताओ स्टोमेटा ज्यादा कहां पे होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे कि लोअर एपिडर्मिस पे, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। यस यस गाइस, स्टोमेटा ज्यादा कहां पे होंगे, एक ऑब्वियस ही बात है स्टोमेटा ज्यादा हमारे लोअर एपिडर्मिस में होंगे, क्यों, क्यों हमारे लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा होंगे, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा होंगे तो पानी ज्यादा लूज हो जाएगा, नीचे की तरफ इसलिए होते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इफ यू कैन सी स्पॉन्जी सेल्स, इनके बीच में एयर स्पेसेस ज्यादा होता है, देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम, और जो जो ग्रीन चीज है वहां पे मतलब क्लोरोफिल सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये समझ आ गया, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। आपसे पूछेंगे इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, इसको कहेंगे डी, लोअर एपिडर्मिस कहेंगे ई। बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टोमेटा कहां पे होता है, आप बताओगे भाई सबसे ज्यादा स्टोमेटा हमारे लोअर एपिडर्मिस में होता है। फिर आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, फोटोसिंथेसिस भाई मीसोफिल सेल्स में होगा, यहां पे इस रीजन में होगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा क्लोरोफिल है, ठीक है। अब ये एयर स्पेसेस क्यों है, क्योंकि जो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है यहां से, ठीक है, ये यहां तक पहुंच पाए, इसलिए यहां पे एयर स्पेस होता है बिटवीन द स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है। कहेंगे गार्ड सेल्स, बताओ ये रहे हमारे गार्ड सेल्स, हमारे गार्ड सेल्स हैं यहां पे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल कर लेना है, इंटरेस्टिंग। ये देखो ये मिड रिब है, ये बीच में है ना बेटा, ये क्या है लैमिना और लीफ ब्लेड है ये हमारा, ठीक है, लीफ ब्लेड है। तो ये इस तरीके का डायग्राम हो जाएगा, बताओ कर लोगे, इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है। चलो समझ गए, इसमें बेटा पूछेंगे कि ये भाई ये कौन सा है, ये कौन सा एयर स्पेसेस कहां पे है, गार्ड सेल कहां पे होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा, वैक्सी क्यूटिकल का काम क्या होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड वन, ये भी बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा, ठीक है। इसका आपने देखा होगा आई गेस क्वेश्चन पेपर में आपके आया ही होगा किसी ना किसी पेपर में, तो देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो।
स्टोमेटा देखो बेटा, यह है ओपन स्टोमेटा, यह है क्लोज स्टोमेटा। तो आपको पता होना चाहिए भाई ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है। ठीक है, अब ये ओपन है तो ओपन क्यों होता है भाई, गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं कि स्टोमेटा ओपन होगा कि क्लोज होगा। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर अगर पानी चले जाता है, H2O है, तो स्टोमेटा जो है ओपन होगा, और अगर गार्ड सेल के बाहर पानी आ जाता है तो वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, पानी होता है तो मतलब ओपन रहेगा, एक्सेस पानी है तो लॉस हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पे अगर आप देखोगे ऐसा कब होता है, स्टोमेटा क्लोज कब होता है, जब बहुत ही तेज धूप हो, प्लांट के पास पानी कम है, तो प्लांट नहीं चाहेगा कि उसका पानी लूज हो जाए, तो प्लांट क्या करेगा, गार्ड सेल में से निकल के आ जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, अब पानी अंदर क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बिकॉज ऑफ आयंस। अगर गार्ड सेल के अंदर आयंस ज्यादा है तो क्या होगा, पानी अंदर जाएगा टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। होता है ना, सॉल्ट ज्यादा मतलब पानी कम है तो पानी अंदर की तरफ जाएगा गार्ड सेल की। ठीक है, सॉल्ट आ सके। देखो एक और चीज देखो, यहां पे देखो क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज आएगा तो क्या पानी जाएगा ग्लूकोज के पास, हाँ सर जाएगा पानी ग्लूकोज के पास। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट है ग्लूकोज एक तरह का, तो वहां पे पानी जाएगा टू बैलेंस इट आउट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ द वाटर। क्लोज क्यों होता है, व्हेन द वाटर कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, देखो ध्यान से देख लो। ऐसे गार्ड सेल किडनी के दो बनाए, ठीक है, ऐसा बना दिया, एक न्यूक्लियस बनाया बढ़िया सा, ठीक है, और छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट बना दिए। थोड़ा और डिटेलिंग करनी है तो इनर साइड थोड़ा डार्क बनाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे बन गया। अब लेबल करना है, ये क्या है हमारा, गार्ड सेल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, दैट्स इट, दिस इज स्टोमेटल पोर। बेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, कर लोगे कर लोगे, परफेक्ट। तो मुझे एक होमवर्क का जवाब बताना है आपको, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। भाई स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, बताओगे। यस गाइस, वेरी गुड। चलो चलो फिर अब अगला चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन में, ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जब अमीबा खाने को देखता है, फिर अपने सूडोफोडिया फैलाता है, और फिर फूड वैक्यूल बना के इसको डाइजेस्ट करता है, ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स होते हैं बेटा, 5 स्टेप्स होते हैं। कौन से 5 स्टेप्स होते हैं बताओ न्यूट्रिशन के, जल्दी बताओ, वो आपको यहां पे शो भी करना है। बताओ व्हाट आर द 5 स्टेप्स। सबसे पहला है इंजेक्शन, एग्जैक्टली जब हम खाने को खाते हैं, दैट इज इंजेक्शन। नंबर 2, इंजेक्शन के बाद नंबर 2 क्या है, जल्दी बताओ क्या होगा। एग्जैक्टली, इंजेक्शन के बाद होगा हमारा डाइजेशन। इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन के फिर क्या होगा, डाइजेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अब्सॉर्ब करेंगे, है ना, अब्सॉर्प्शन होता है। फिर चौथा क्या होता है, जल्दी बताओ, 5 स्टेप्स होते हैं, चौथा क्या होगा। चौथा स्टेप होगा बेटा आपका, ए से शुरू होता है, जल्दी बताओ वेरी गुड, असिमिलेशन। बच्चे को कंफ्यूज होता है कि सर असिमिलेशन क्या होता है। असिमिलेशन होता है बच्चे यूजिंग ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको यूज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। और फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर थ्रो करने वाले के प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन, नॉट एक्सक्रीशन, इट इज कॉल्ड एज इजेशन। ठीक है, उसको कहेंगे हम इजेशन। इजेशन द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। समझ आ गई बात।
क्लियर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही बढ़िया। ये डायग्राम बेटा बना लेना बहुत ही आसान तरीके से। देखो है ना, इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक अमीबा बनाया ऐसा, ठीक है, एक फूड शो किया, फिर अमीबा को ऐसे फैला दो, ठीक है, ये फूड, फिर ऐसा कर दिया, ठीक है, फिर फूड वैक्यूल अंदर है, ठीक है, ये डाइजेस्ट होगा, फिर यहां पे असिमिलेशन कर दो, है ना, डाइजेस्टेड फूड यूज हो गया, ठीक है, फिर हो गया फाइनल कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया, इजेशन। तो इस तरीके का रफ सा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। मैं कि बताता रहता हूं हर बार कि यार डायग्राम सुंदर नहीं चाहता बना, मतलब बना सकते हो तो बनाओ, बट डू ड्रॉ एनी रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, ठीक है। उसमें आपको मार्क करना है सूडोपोडिया कहां है भाई, फूड वैक्यूल कहां है, फूड पार्टिकल कहां है, ये चीजें दिखा दोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस इन अमीबा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, पेपर में आ सकता है, तो जरूर इसको अच्छे से कर लेना। कर लोगे? हाँ तो ये किस तरीके का न्यूट्रिशन है मुझे बताओ, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन अमीबा? बताओ, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक की सैप्रोफाइटिक, किस तरीके का न्यूट्रिशन बताओ? हाँ, यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है भाई। अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन बताओ? इसमें है भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि देखो ये खुद से तो नहीं बना रहा, इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, तो इट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम मरा हुआ प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। ये कौन शो करता है? बैक्टीरिया एंड फंगाई। बैक्टीरिया और फंगाई सैप्रोफाइटिक करते हैं। अमीबा बैक्टीरिया का भाई नहीं है, समझ रहे हो, प्लीज समझो। ये जो हमारा अमीबा है ये प्रोटिस्टा किंगडम का पार्ट है, बैक्टीरिया जो है मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है? सबसे पहले आता है मोनेरा जो बैक्टीरिया वाला किंगडम होता है, फिर आता है प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा, प्लाज्मोडियम ये सब आते हैं, फिर आता है फंगई, प्लांट, एनिमेलिया, ठीक है। अमीबा का है प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया का है मोनेरा, ठीक है, और फंगई क्या है? फंगई अपना अलग किंगडम में, ठीक है, समझ पा रहे हो? फर्क क्या है बैक्टीरिया और अमीबा में? क्या फर्क है? बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जबकि हमारा जो अमीबा है ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक, अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। हम क्या है? हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। फंगई क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। प्लांट क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। समझे? जो प्रोटिस्टेंस होते हैं, मोनेरा से प्रोटिस्टा निकला, प्रोटिस्टा जो होता है बेटा वो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मोनेरा होता है यूनिसेलुलर, सॉरी, मोनेरा होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। फंगई, प्लांट, एनिमल ये तो यूकैरियोटिक होते ही होते हैं। समझ, मतलब कहने का मैं कहना क्या चाहता हूं कि अमीबा और बैक्टीरिया को साथ में मत लो, अमीबा अलग है, बैक्टीरिया अलग है, क्योंकि मैं बचपन में सोचता कि अमीबा बैक्टीरिया भाई भाई एक ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे अंदर जाके हमारे न्यूट्रिशन लेता है, वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। बट सैप्रोफाइटिक इज ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर, जो कौन करता है? फंगाई और हमारा बैक्टीरिया। अमीबा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन सा वाला? होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसका मतलब हम खाने को अंदर खा के फिर डाइजेस्ट करते हैं। वी टेक द फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड आवर बॉडी, सेम लाइक अमीबा। अमीबा ने भी खाना अंदर लिया फिर डाइजेस्ट करा, है ना। ऐसे न्यूट्रिशन कहते हैं होलोजोइक, मतलब खाने को, सॉलिड खाना खाना और बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट करना। हम लोग भी होलोजोइक है, बकरी जो है हमारी वो भी होलोजोइक है, गाय जो हमारी वो भी होलोजोइक है ना। तो सारी चीजें होलोजोइक है, समझ, जो खा के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। फंगई क्या करता है? अपना डाइजेस्टिव जूस बाहर फेंकता है, मतलब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फंगई अपना एंजाइम बाहर डालता है, उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद उसको अब्सॉर्ब करता है। फंगई क्या कर रहा है? खाने को बाहर डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करता है। हम क्या करते हैं? हम खाने को अंदर करके, अंदर डाइजेस्ट करके फिर अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये फर्क होता है, ठीक है। चलो, बहुत सारी चीजें बता दी, अगले डायग्राम पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है।
सो गाइस हमारा नेक्स्ट डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन समझा दूंगा। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे भाई? भाई ऐसे बनाया स्वैन सा, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है। यहां पे हमने बनाया पैनक्रियास, यहां पे हमने बनाया लिवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ओके, वेरी गुड। सो गाइज लेट स्टार्ट नेमिंग इट। ठीक है, यहां पे हम बना लेंगे एली, सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। देखो यू कैन ड्रॉ बेटर देन दिस, दैट इज वेल एनफ, बट अगर आप नहीं बना पाते तो दिस इज ऑल्सो, दिस विल ऑल्सो डू। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस। जो टीचर है बस ये वो जानना चाहता है कि यार तुम्हें पता है कि कौन सी चीज कहां पे है। देन ये हमारा स्टमक। मैं कहता हूं ये आर्ट का पेपर नहीं है, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी वेल, मतलब लेबलिंग एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है हमारा पैनक्रियास, ठीक है, बीच में है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहां पे है लिवर, गॉल ब्लैडर, बस। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब पेपर में क्या आता है भाई? पेपर में आपसे पूछेंगे व्हाट इज ए, सलाइवरी ग्लैंड पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है भाई? सलाइवा बनाता है। क्या होता है माउथ में? डाइजेशन। माउथ में जो है स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, है ना, बाय सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या है? ये एंजाइम है जो आपके माउथ में होता है, जो कि हेल्प करता है इन कन्वर्टिंग यस व्हाट, स्टार्च इनटू माल्टोज। बहुत सही बात है सर। फिर आता है सवाल, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता ईसोफेगस में डाइजेशन। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड ही नहीं है, कोई डाइजेस्टिव जूस ही नहीं बनाता यहां पे, तो इसलिए ईसोफेगस में क्या होता है भाई? ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर आता है हमारा लिवर। लिवर क्या करता है भाई? लिवर बनाता है सबसे फेमस जूस जिसको कहते हैं हम बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? वो हेल्प करता है हमारी एमल्सिफिकेशन ऑफ किसकी? फैटवा की, है ना। ये एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। एमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? बड़े से फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। ठीक है सर। फिर आता है हमारा गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है भाई? बेटा आपसे ये पूछेंगे नहीं कि क्या है, उससे पूछेंगे उसका फंक्शन भी क्या है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स द बाइल। ये बाइल जिसको स्टोर करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे गॉल ब्लैडर को हटा दिया तो क्या कोई दिक्कत होगी? ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती, यू कैन सर्वाइव ऑल्सो, क्योंकि इसका काम तो बस स्टोर करना है। तो क्या होगा? अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो डायरेक्टली लिवर ही बाइल जूस को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ड्रॉप कर देगा। फिर आता है हमारा स्टमक। पूछेंगे भाई स्टमक में क्या बनता है? अब बताओगे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पूछेंगे भाई इन तीनों का फंक्शन क्या है? HCl क्या करता है? HCl पहली बात तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आपके खाने में गलती से चला गया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको किल कर देता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, HCl जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है भाई? HCl जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। किस चीज के लिए एक्टिवेट करता है? टू डाइजेस्ट। पेप्सिन क्या इसको डाइजेस्ट करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को भाई। पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ
प्रोटीन। और HCl क्या करता है भाई, इसको एक्टिवेट करता है। बहुत सही। फिर म्यूकस क्या करता है बताओ। म्यूकस जो है, जो आपका पेट है, स्टमक है, उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से, ताकि वो जल ना जाए HCl से। ठीक है, HCl से जल ना जाए, इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बच्चे, तो तीनों चीजें हैं। क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आपके पेट में HCl नहीं बन रहा तो क्या होगा बताओ। अगर आपके पेट में HCl नहीं बन रहा तो क्या होगा। पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा भाई, प्रोटीन का डाइजेशन कतई ना होगा। दिक्कत खत्म, समझ। तो ये इस तरीके से सीधा नहीं पूछेंगे। पूछेंगे HCl आपके पेट में बनता है, वो प्रोड्यूस नहीं हो तो क्या होगा भाई, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। पूछेंगे आपके सलाइवा में, आपका सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या होगा भाई, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो नहीं होगा, जो हमारा खाना है वो मॉइस्ट नहीं होगा और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजीली मूव नहीं कर पाएगा। यही तो होगा बस ऐसा। ठीक है, फिर आ गया भाई हमारा पैनक्रियास। बहुत इंटरेस्टिंग, पूछेंगे पैनक्रियास का क्या काम है। ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, है ना। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है भाई, पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है, फैट डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम होता है। सब डाइजेस्ट करता है ये। ठीक है, सबका बदला लेता है ये। तो पैनक्रियास जो है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया ग्लैंड है। इसमें ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें करता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब, इसका मतलब क्या है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का मतलब ये है कि भाई ये जो है ना, हेटेरोक्राइन का मतलब ये है कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोन्स बनाता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ऐसे हार्मोन भी बनाता है। और दूसरा ये जो है क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस भी बनाता है। ठीक है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मतलब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हार्मोन बना के ब्लड में छोड़ देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपने डक्ट या फिर पाइप के थ्रू जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा होता है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालते हैं। मतलब समझ लो, पाइप होगी तो एक्सोक्राइन, पाइप नहीं है तो एंडोक्राइन। तो ये दोनों है, ये पाइप वाला काम भी करता है जिसमें एंजाइम यहां पे डालता है, और बिना पाइप वाला काम भी करता है बाय रिलीजिंग द हार्मोन इनटू द ब्लड। ठीक है, दोनों करता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाई हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम विलाई। आपसे पूछेंगे कि विलाई कहां पाई जाती है। विलाई भाई पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूछेंगे विलाई का काम क्या होता है, इसका काम होता है टू अब्सॉर्ब द, इसका काम क्या है, टू अब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको अब्सॉर्ब करने में ये हमारी विलाई हेल्प करता है। ठीक है भाई। फिर विलाई के पास क्या होता है भाई, विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह होता है, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन। नंबर 2, इसमें क्या होता है भाई, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है जाएगा कहां, ब्लड में ही जाएगा। तो विलाई आर हेवीली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इनका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन। नंबर 2, दे आर हेवीली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट द डाइजेस्टेड फूड कैन गो इनटू द ब्लड। भाई समझ आ गया। फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाओ। लार्ज इंटेस्टाइन भाई कुछ काम की चीज नहीं होती, वहां पे बस अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। और द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड आउट ऑफ एनस। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका एनस से निकल आता है, इसको कहते हैं हम इजेशन। क्या कहते हैं भाई, इजेशन। ठीक है, इस तरीके का सवाल आपके पेपर में आएगा। कूल, बढ़िया हो गया रिवीजन। मैंने बोला पूरा रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। अगला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें से भी सवाल आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है बेटा, एक तो आएगा ह्यूमन सिस्टम में से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाओगे। ट्रकिया बनाओ पहले तो, है ना। ट्रकिया बनाया, बनाया ब्रोंकाई, लंग्स। ठीक है, इसके डायफ्राम के ऊपर, है ना बेटा। ये कार्टिलेज की रिंग्स बना दी, यहां पे बना दो एल्वियोलाई, लाइक दिस।
ओके आपको फेस भी बनाना है तो बना सकते हो, ये नेजल चेम्बर्स बना लो, है ना, you can do this also. Okay, so what is this guys? ये है ट्रकिया, ठीक है, ये है ब्रोंकाई, if you can see this is alveoli, ये है डायाफ्राम। ओके सर इसमें क्या बात है, अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें ये पूछेंगे, मानेंगे ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए, एल्वेओली के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। एल्वेओली क्या है भाई, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स सिचुएटेड इनसाइड द लंग, और यहां पे क्या होता है, यहां पे सबसे बढ़िया चीज होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड ब्लड, मतलब लंग से ब्लड में ऑक्सीजन चले जाता है और ब्लड से लंग में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, समझ लो ये कहां पे होता है, एल्वेओली में होता है। पूछेंगे एल्वेओली की ऐसी स्पेशलिटी क्या है, नंबर 1 एल्वेओली का लार्ज सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नंबर 2 इट इज हेवीली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल, क्योंकि ऑक्सीजन कहां जा रहा है, ब्लड में ही जा रहा है। नंबर 3 इट इज थिन वॉल्ड, वो बहुत ही थिन होती है ताकि इजीली गैस आ जा पाए। नंबर 4 वो मॉइस्ट होती है ताकि इजीली डिफ्यूजन हो पाए, ठीक है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब कोई रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1 उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, नंबर 2 उसमें ब्लड वेसल्स होने चाहिए अच्छे से ताकि एक्सचेंज हो सके, नंबर 3 वो पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए, नंबर 4 वो मॉइस्ट होना चाहिए ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये ट्रकिया है, ट्रकिया में ये कार्टिलेज की रिंग्स क्यों है, क्यों है, इट प्रोवाइड्स इट मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्स, उसको कोलैप्स होने से रोकती है, ठीक है। फिर एक और चीज आएगा भाई डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या करता है बेटा, डायाफ्राम ना डोन शेप का होता है, ठीक है। जब भी आप इनहेल करते हो ये फ्लैट होता है, डायाफ्राम becomes flat when you are inhaling and goes back to normal position when you are exhaling, ठीक है। जब ये ऐसे इनहेल करते हो फ्लैट होता है तो ये लंग्स को नीचे की तरफ खींचता है जिसकी वजह से लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, और फिर ये वापस चले आता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है और वो एयर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज दिस, कूल। एक और पूछेंगे कि भाई पाथवे क्या होता है, पाथवे बेटा हमेशा देखना नेजल है ना, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से एयर अंदर जाती है, फिर आती है नेजल चेंबर पे, फिर आती है बेटा फैरिंग्स, ये वाले रीजन को कहते हैं फैरिंग्स, ठीक है। फैरिंग्स क्या होता है, ये नेजल चेंबर, नोज नेजल चेंबर से आई फैरिंग्स में, फिर इसको कहते हैं बेटा लैरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। फिर वॉइस बॉक्स से सीधा ट्रकिया पे आया, ट्रकिया से आया ब्रोंकाई पे, ब्रोंकाई से आया एल्वेओली पे, ठीक है, वहां पे एक्सचेंज होती है। तो दिस इज द पाथवे, नॉस्ट्रल्स, नेजल चेंबर, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड देन इट रीचेस एल्वेओली। तो ये अभी आ सकता है पेपर में, ठीक है, कर लोगे इसको, वेरी गुड, ठीक है। चलो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वेओली, इसका जवाब मुझे देना कमेंट बॉक्स में। बेटा जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूं ना होमवर्क के लिए, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में डायरेक्ट वैसे के वैसे आएंगे, ठीक है। चलो अगले डायग्राम पे चलते हैं। ह्यूमन हार्ट, ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, इसको मैं अच्छे से करके दिखाता हूं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट डायग्राम है ह्यूमन हार्ट, ये बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। इसको मैं सिंपल तरीके से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। यस, तो देखो पहले तो एक ऐसा बना लो, है ना, लाइक दिस, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, यहां पे आएगा पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी वेन, ठीक है सर। यहां पे क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, यहां पे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ऐसा बना लिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब ये डायग्राम आएगा ना बेटा, आपसे पूछेंगे कि भाई ये ए है, ये क्या है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि भाई ये बी है, ये क्या है, ऐसा पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये यहां पे है,
है ना। अब यहां से जो ब्लड वेसल निकलती है वो क्या होती है, यहां से जो ब्लड वेसल निकलती है वो होती है आयोटा, ठीक है। जो यहां से ब्लड वेसल निकल रही है कौन सा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना, ये लेफ्ट एट्रियम में। अभी हमारा राइट वेंट्रिकल, यहां से कौन सी ब्लड वेसल निकलती है, ध्यान से देखो, ये निकलती है यहां से भाई पल्मोनरी, यस बताओ, इस तरीके से है, ये क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन। यहां पे क्या आ रही है भाई, यहां पे आ रही है वीना कावा। बस हो गया। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ही गंदा है, देखो बट आई ड्रू इट वेरी फास्ट, है ना। यू कैन टेक योर लिटिल टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस, एंड बट प्लीज हमेशा देखना क्वेश्चन आएगा कि भाई आइडेंटिफाई दिस ब्लड वेसल, है ना, या फिर आइडेंटिफाई दिस ब्लड वेसल। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस ये देखना ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है। हमें पता है राइट एट्रियम में ओनली वीना कावा आता है, हमें पता है राइट वेंट्रिकल में भाई कौन आता है, यहां से कौन निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। हमें पता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन आती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड वेसल निकलता है, आयोटा निकलता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई दे विल आस्क यू, ठीक है, दिस इज से सी, से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल सी, ऐसे पूछेंगे। What is C? What is the function of blood vessel C? Aorta का function क्या है? Carry blood from the left ventricle to all parts of the body, है ना। Then function of pulmonary artery, इसको पूछेंगे A. What is the function of, what is blood vessel A? What is the function? आपको A is pulmonary artery. It carries blood from the right ventricle to the lungs so that the blood can get oxygenated. Pulmonary vein को मान लेते हैं E. What is the function of E? It brings blood from the lungs towards the left atrium. खत्म, इस तरीके का, ठीक है। अब एक और चीज देखो बेटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है ये सबसे ज्यादा थिक होती है। क्वेश्चन आएगा व्हाई इज द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट, बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड एट हाई प्रेशर सो दैट इट रीचेस टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। समझ, लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ताकि जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच सके, इसलिए ये थोड़ा थिक वॉल्ड होता है। राइट वेंट्रिकल इसके कंपैरेटिवली लेस थिक होता है क्योंकि जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाना होता है, विच इज अ क्लोजर डिस्टेंस, तो प्रेशर थोड़ा कम होता है। वेयरएज लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, इन दोनों की जो वॉल होती है बहुत ही थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि ब्लड जस्ट हैज टू गो टू द वेंट्रिकल विच इज अ शॉर्टर डिस्टेंस, so द प्रेशर इज लेस, ऐसा, ठीक है। इस तरीके का सवाल आता है। और एक और सवाल आता है कि भाई which of the veins carry oxygenated blood? Pulmonary vein. It's the only vein which is carrying oxygenated blood. Which of the artery carries deoxygenated blood? Pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. ठीक है, इस तरीके के आपको जवाब देने हैं। इंटरेस्टिंग, शानदार, मजेदार, जिंदाबाद। बेटा एक और क्वेश्चन जो जरूर आता है पेपर में, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये पेपर में आएगा, मैं बताता हूं तो मजाक में मत लेना ठीक है, इट हैज डेफिनेटली कम, है ना। आर्टरीज का ये भी पूछते हैं कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स, ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि जो आर्टरीज में है द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू द वेन्स, ठीक है, तो इसलिए आर्टरीज की वॉल जो है वो थिक होती है। एक और पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई वेन्स में वॉल्स क्यों होता है? वी फॉर वेन्स, वी फॉर वॉल्स, वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या करते हैं बेटा, वेन्स में क्योंकि प्रेशर कम होता है तो वॉल्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वॉल्स जो है प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। बहुत सही, ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते जाओ ऐसे, ठीक है, बस सुनो मत राम कहानी की तरह, भूल जाओगे। मेक ए नोट, व्हेनेवर आई एम सेइंग दिस विल कम, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इट विल डेफिनेटली कम, ठीक है। अगला डबल सर्कुलेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स हैं, इफ यू नो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, पहले पल्मोनरी लिख लेते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। ये कहां से शुरू होता है, ध्यान से देखो, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, है ना। इट स्टार्ट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है भाई, पल्मोनरी आर्टरी, ये लेके जाता है उसको लंग्स पे, लंग्स से ये जाता है भाई पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से आता है ये लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है। ये इसको कहते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो शुरू लंग्स से होता है, यहां से लंग्स से शुरू और लंग्स पे आगे खत्म हुआ। दूसरा है हमारा
सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या है भाई? ये स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर जाता है आयोटा, आयोटा से जाता है बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पास, फिर वहां से आता है वीना कावा, और वीना कावा के थ्रू ये आता है हमारा राइट एट्रियम पे। समझ रहे हो? यहां से शुरू हुआ, यूं जाके यहां तक, मतलब यहां से शुरू होके यहां तक, ये सिस्टमिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा पल्मोनरी, यहां से जाके यहां तक, ये हमारा पल्मोनरी। समझ रहे हो? सिस्टमिक और पल्मोनरी दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? द ब्लड, हमारा जो ब्लड है, फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल। जो ब्लड है हमारे हार्ट में से 2 बार पास होता है इन वन साइकिल, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन टुगेदर फॉर्म द डबल सर्कुलेशन। ठीक है? यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, है ना। डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या है? जैसे कि मैमल्स और बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन होता है ना। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव हाई एनर्जी नीड्स, उनकी एनर्जी नीड्स थोड़ी हाई होती हैं, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि ये भाई हाई एनर्जी नीड्स मीट हो, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। मतलब इफ यू सी, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड रहेगा और राइट साइड में हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म की हाई एनर्जी नीड्स रहती है उनके में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब अगला करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बना के देखते हैं और पेपर में कैसे सवाल आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहले तो 2 किडनी बना लो, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहां पे ब्लड वेसल्स एंटर करा दो, ऐसा, बस इतना सही है, ठीक है। लेबल ये हो गया किडनी, ठीक है। ये है यूरेटर। बेटा कंफ्यूज मत होना, यूरेटर 2 होते हैं, यूरेथ्रा ये होता है एक, ठीक है। ये यूरेथ्रा होता है, ठीक है। फिर ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई, पूछेंगे ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए। ए का नाम क्या है भाई? किडनी। काम क्या करती है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। पूछेंगे बी, व्हाट इज बी। बी है यूरेटर। इसका काम क्या है भाई? इट ट्रांसफर्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को भेजता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? सी, ये स्टोर करता है यूरिन को। क्या करता है? स्टोर करता है। यूरेथ्रा, यस, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड। ये यूरिन को सबसे बाहर थ्रो कर देता है, ठीक है बेटा। हमेशा याद रखना, जब भी आप रीनल सुनो, रीनल, रीनल मतलब होता है कनेक्टेड टू द किडनी। रीनल आर्टरी मतलब क्या हुआ भाई? वो वाली ब्लड वेसल जो किडनी में प्योर ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। रीनल वेन, ये क्या हुआ? ये वो वाली वेन है जो यूज्ड ब्लड को किडनी से बाहर लेके जाती है। बस मान लो ये किडनी है आपकी, ठीक है। जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आ रही है वो रीनल आर्टरी हो गई, जो बाहर लेके जा रही है वो होगी रीनल वेन, इस तरीके से, ठीक है। अब एक और सवाल आता है कि भाई पहले तो आ जाएगा, ड्रॉ करो और फंक्शन बताओ, ठीक है। ये आप बेसिकली कर लोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो इजी है, सबसे इजी आ जाता है। अगर ये डायग्राम आ गया तो बनाना तो बहुत ही आसान होता है इसको, एंड लेबल करके इसके फंक्शंस लिख दो, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सक्रीशन में। बेटा देखो, हमेशा याद रखना, यूरिन फॉर्मेशन को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यूरिन के लिए क्या चाहिए होता है आपको? किडनी चाहिए होती है, ठीक है। यूरिन का फंक्शन क्या होता है? टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ यूरिन। और मेजर नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है भाई? यूरिया। यूरिया इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। आपकी किडनी में सबसे ज्यादा क्या बनाता है? यूरिया बना होता है, ठीक है। उसको निकालना जरूरी होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई यूरिक एसिड किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? बर्ड्स वगैरह का यूरिक एसिड होता है। अमोनिया भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो फिशेस वगैरह का होता है, ठीक है। चलो अब ये बहुत खतरनाक सवाल है, नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन क्या होता है बेटा? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। हमारे हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, जैसे कि मिलियन नेफ्रॉन मेरे इस किडनी में, मिलियन नेफ्रॉन मेरे इस किडनी में, तो दोनों किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे बनेगा। देखो ये तो बना सकते हो तो बना लेना, बट अगर नहीं बना पाते तो ये सिंपल वाला डायग्राम भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको लेबल कैसे करेंगे। ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है पीसीटी, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है हमारा डीसीटी, इसको कहते हैं हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब इसमें आपसे पूछते हैं कि भाई जैसे कि सब पार्ट्स हैं, है ना बेटा। अब क्या होता है, एक होता है एफरेंट आर्टीरियल, एक होता है इफरेंट। एफरेंट आर्टीरियल ब्लड को लेके आता है, इफरेंट आर्टीरियल ब्लड को बाहर लेके जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछेंगे बेटा यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे होती है पूछेंगे, तो इसका जवाब बेटा ग्लोमेरुलस में होती है। ग्लोमेरुलस जो होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो बाउल है इसको बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। मतलब एक बाउल में नूडल्स पड़े मान लो, नूडल्स जो है ब्लड कैपिलरीज, जिसमें से ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे फिल्टरेट बन के आता है। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है, ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल में होता है। ठीक है, इन दोनों को साथ में हम मार्फीजियन कॉर्पसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, मैल्फीजियन बॉडी या फिर माल्फीजियन कॉर्पसल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल, यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। दूसरा सवाल आता है, दूसरा स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में रीअब्जॉर्प्शन। अब पूछते हैं कि भाई रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है। रीअब्जॉर्प्शन भाई ट्यूब्यूल्स में होता है। पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, यहां पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर यूरिन में आ गई, उसको निकालने के प्रोसेस को कहते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। ये कहां पे होता है भाई, ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर सेक्रीशन, ये भी इसका मतलब क्या होता है, कोई वेस्ट जो मान लो बाहर रह गया, वो वापस ये ब्लड वेसल है ना बेटा, ये देख रहे हो ब्लड वेसल जो है ये इसके पास में घूमती रहती है, रेड वाली। तो ये ब्लड वेसल क्या करती है, ये ब्लड वेसल इस ट्यूब्यूल में आयंस, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस ये डाल देते हैं टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस ऑफ द यूरिन। मतलब यूरिन का आयन बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये जो ट्यूब्स है ये क्या करती हैं, कुछ आयंस को फिल्ट्रेट में डालती हैं। इसको कहते हैं हम ट्यूबुलर सेक्रीशन। इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर आता भी है तो ये कौन करता है, ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब, ये चीजें करते हैं। समझ आया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होती है भाई, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस में, मेनली ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल में होती है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है भाई, ट्यूब्यूल्स में होता है। पीसीडी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में यहां पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। नेफ्रॉन क्या है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये पेपर में आएगा जरूर। ठीक है, चलो भाई सर आगे बताओ। अगला अगला चैप्टर पे आ जाते हैं भाई। भाई मतलब खत्म हो गया, ताली बजा दो, पहला चैप्टर खत्म हो गया। यस, पहला चैप्टर खत्म हो गया। बाकी चैप्टर में यार इतने ज्यादा डायग्राम्स है नहीं, बट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, वो भी कर लेते हैं। पहले ये इसके लिए तालियां बजा लो जल्दी से, वेरी गुड मेरे शेरो, परफेक्ट एंड शेरनियो। चलो अगला करते हैं। अगला चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बच्चे बहुत परेशान है। ये भाई सबसे आसान, अंधकार आसान सवाल है। ठीक है, पेपर में आ गया तो भाई इस पे तो पूरे नंबर ले लेना। देखो एक अंडा बनाया, सी बनाओ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, बस यही है। यहां पे माइलिन शीट बना लो। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा डेंड्राइट।
ये क्या है हमारा एक्सॉन, ये क्या है एक्सॉन एंडिंग, ठीक है, ये है हमारा माइलिन शीथ, ठीक है, और ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है भाई, ठीक है, यही है बस। डेंड्राइट, न्यूक्लियस, इस पूरी जगह को हम सेल बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी और साइटोन, इसको हम साइटोन या फिर सेल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना डेंड्राइट से आएगी, इंफॉर्मेशन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम डेंड्राइट टूवर्ड्स द सेल बॉडी, फिर एक्सॉन और फिर एक्सॉन एंडिंग, हमेशा इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में जाएगा, कभी भी उल्टा नहीं जाता। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, देन एक्सॉन एंड देन एक्सॉन एंडिंग और नर्व एंडिंग। बेटा ये लेबल करने को आ जाएगा, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये क्या हुआ भाई? बेटा देखो ये मसल है ना, ये मान लो ये मसल है, जो न्यूरॉन देखो इंफॉर्मेशन मसल के पास लेके आता है, इस जंक्शन को कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब द जंक्शन बिटवीन अ मसल एंड अ न्यूरॉन, मेरे सिग्नल आया और जो मसल जो आखिरी है ना, आखिरी न्यूरॉन जो मसल को टच कर रहा है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। और द स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम सिनैप्स। सिनैप्स इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये भी सिनैप्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी एक टाइप का सिनैप्स है। सिनैप्स पे क्या होता है बेटा? देखो हमेशा देखना, द इंफॉर्मेशन फ्लोज एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनसाइड द न्यूरॉन, बट वो जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आता है, यहां पे क्या होता है? केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एट द सिनैप्स, इट कुड बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और बिटवीन द टू दिस थिंग आल्सो, ठीक है। कौन से केमिकल रिलीज होते हैं? उन केमिकल्स को कहते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन से? न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है बच्चे। सो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो यहां पे रिलीज होते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं? ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर पिक्ड अप बाय द मसल और कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, समझ आया? तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो कर रहा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर यहां पे रिलीज होते हैं, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर मसल पिक करता है और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहा है, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स आर पिक्ड अप बाय द डेंड्राइट। समझो, न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड पिक्ड अप बाय द डेंड्राइट। एक क्वेश्चन भी था, अगर आपको याद है मेंटी वन में हर्ष सर ने गलत करा था, तो क्या होता है? नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाता है, हमेशा रखना। डेंड्राइट से नर्व एंडिंग पे नहीं आता, नर्व एंडिंग से डेंड्राइट पे आता है, फिर डेंड्राइट पे पिक करता है न्यूरोट्रांसमीटर को और एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके आगे की तरफ भेजता है, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे करते हैं। वेरी गुड। ये भाई ये जरूर आएगा, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क है, ये पेपर में आएगा। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है भाई? इट इज द पाथ टेकन बाय द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में जो रास्ता लिया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये होता है सडन इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स, सडन इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। जैसे कि कोई गर्म चीज को आप हाथ लगा दो, हाथ लगा लिया, तो क्योंकि सडन इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स हुआ टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई, ठीक है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसमें आप देखो, ध्यान से देखो बेटा, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है। इंफॉर्मेशन जो है रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर से टच किया, आपका हाथ रिसेप्टर हो गया, टच किया। इंफॉर्मेशन जो है फिर सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड एक इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई हटाओ, ये इंफॉर्मेशन लेके आता है मोटर न्यूरॉन, और यहां पे क्या है? इफेक्टर मसल रिसीव करा, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई, वहां से इंफॉर्मेशन आई और मैंने हटा लिया, मसल ने हटा लिया, समझ लो। तो इस पूरे पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। इसका डायग्राम पेपर में आता है। तो कैसे स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा भाई रिसेप्टर से, स्टार्ट होगा रिसेप्टर से, है ना। रिसेप्टर कुड बी एनी सेंस ऑर्गन। फिर ये कौन से न्यूरॉन लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है इसको हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। फिर यहां पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है, यहां पे क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन्स होते हैं, रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर ये नीचे से आता है टू द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन से ये कहां गया, ये आता है यहां पे इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर क्या है, जो मसल जो कि रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो बस यहां पे हो गया रेस्पॉन्स, इफेक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्स। यहां पे क्या होगा, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई जो कि पिकअप करेगा हमारा रिसेप्टर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना 3 तरीके के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन लेके जाता है आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, मोटर न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को वापस लेके आता है टू द एक्शन। समझ रहे हो? एंड कभी भी याद रखना बेटा, इंफॉर्मेशन मैंने कैसे बताया, हमेशा कैसे फ्लो करेगी, फ्रॉम डेंड्राइट टू द एक्शन। इंफॉर्मेशन हमेशा ऐसे फ्लो करेगी। और इधर का अगर आप देख रहे हो तो ये कैसे होगा, न्यूरॉन ऐसा अटैच होगा। समझ रहे हो? क्योंकि इफेक्टर यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे। 2 रोड नहीं होती, एक में ट्रैफिक इधर जा रहा है, एक में इधर, उसी तरह से एक में ट्रैफिक इधर जा रहा है, एक में ट्रैफिक इधर जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है ना बेटा? आपको पूरा पता है कि हमारा पूरा ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, है ना बेटा? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। अब बच्चे क्या देखते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करें, बहुत दिक्कत होती है। ध्यान से देखो बेटा, मैं बनाता हूं। ठीक है, इसको ऐसे बनाया, ठीक है, एक ऐसा सा बना लिया, ऐसा, यहां पे ऐसा बनाना, लाइक दिस। ठीक है, फिर यहां पे क्या करो, मेम्ब्रेन बना दो 2-3, है ना, ऐसा। फिर यहां पे लाइक दिस यू कैन डू, ओके। इफ यू कैन सी, यहां पे सेंटर में ऐसा कुछ होता है ना? लाइक दिस। ठीक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, सेंसरी रीजन, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन यहां जाती है, मोटर रीजन, जो भी कुछ आपको करना होता है, एक्शन कहां से आता है, यहीं से आता है। ठीक है, 4 ब्रेन का पार्ट हो गया। फिर यहां पे हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है भाई, मिड ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन को रिले करना, इंफॉर्मेशन को जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है इसको सेरिब्रम तक पहुंचाना और वहां से इंफॉर्मेशन को लेके आना नीचे। ठीक है, फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, सेरिबेलम। इफ यू नो सेरिबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस एंड पोस्चर। जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको सेरिबेलम चाहिए होता है। ठीक है, फिर यहां पे देखोगे नीचे सबसे पॉन्स, पॉन्स के नीचे आ जाएगा हमारा मेड्यूला। ठीक है बेटा, तो पॉन्स और मेडुला आर आल्सो पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम। एंड इफ यू कैन सी, यहां पे आपका छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पीनट की साइज का, है ना। उसके ऊपर ये जो होता है ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर पार्ट ऑफ द 4 ब्रेन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है भाई, हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देखो बेटा, देखो डायग्राम आपको बनाना है, ऐसा बना सकते हो, वेल एंड गुड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी ड्राइंग अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। मतलब ऐसा नहीं कि मेडुला को पॉन्स के ऊपर लिख दो तो गलत हो जाएगा। पॉन्स की मार्किंग सही करो, मेडुला की मार्किंग सही करो, सेरिबेलम की मार्किंग सही करो, यू शुड बी गुड। ठीक है, अब कवरिंग ऑफ द ब्रेन को क्या कहते हैं, मेनिंजेस। जो हमारा ब्रेन है इसके अराउंड 3 लेयर होते हैं, उसको कहते हैं मेनिंजेस, है ना। मेनिंजेस के बीच में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो हमारे ब्रेन को क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है, मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट करती है। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, हमारे ब्रेन में ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। अब ये डायग्राम यार बहुत ही सिंपल है, फोटोट्रोपिज्म के, है ना। जब प्लांट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट तो शूट ऑलवेज शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म,
जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है ना। तो ये बेसिक डायग्राम है इस चैप्टर के, ठीक है। एक और जोरदार तालियां बजा लो हमने एक और चैप्टर खत्म किया ग्रेट जॉब बच्चों। देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपका चैप्टर रिवाइज करा देंगे। अभी हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, उसमें भी पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा और बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तालियां बजाओ और लाइक द वीडियो अगर अभी आपने लाइक नहीं करा है, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं ऐसे ही, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर चले। वेरी गुड, परफेक्ट। हाय गाइस, तो अगला हमारा चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसमें से बेटा गारंटीड मैं बताता हूं, ठीक है। दो तीन चीजें ही हैं। सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है, वो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें कौन से ऑर्गन्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, सैंपल पेपर सब में होगा, ठीक है। आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में तो 90% चांस है, आना ही चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है ना, फ्लावर में मेल पार्ट क्या है फ्लावर का, फीमेल पार्ट क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमें पता है क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो दूसरा आपको चाहिए होगा मेल या फीमेल गैमेट, ठीक है। दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूनिसेक्सुअल में क्रॉस, बाइसेक्सुअल में सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कि भाई ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाया, ओव्यूल में एग को दिखाना, तो ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या आता है भाई, जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला फ्लो चार्ट है, सेक्स नेशन वाला है ना, वो XX लाइक मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। फिर अगर X वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज करा तो इट विल बी एन फीमेल, क्योंकि XX हो जाएगा। अगर Y वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज करा इट विल बी एन XY। तो ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं अभी। तो जैसे मैंने बताया भाई, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे ये बहुत बार आ रखा है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। इसका डायग्राम बहुत बार, ध्यान से देखो, ये बनाया अमीबा, इसका न्यूक्लियस थोड़ा स्ट्रेच किया, न्यूक्लियस डिवाइड करा, फिर साइटोप्लाज्म डेट दिया, बस। बहुत ही आसान तरीके से देखो, ऐसा बनाना है आपको, ठीक है। फिर आपको न्यूक्लियस थोड़ा सा एलोंगेट करते हुए दिखाओ, ठीक है। फिर ये दिखाओ कि 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, फिर आप दिखाओ कि भाई ये 2 सेल्स ऐसे बन चुके हैं, खत्म। ऐसा बाइनरी फिजन इन अमीबा। इसी के साथ साथ बर्डिंग इन यीस्ट, वो भी आता है, बर्डिंग इन हाइड्रा, वो भी अभी हम करेंगे। ये समझ लो, ये कर लोगे, ठीक है। बाइनरी फिजन इन लीशमेनिया, देखो लीशमेनिया में क्या है भाई, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। अमीबा में क्या था, अमीबा में ये इर्रेगुलर बाइनरी फिजन है, ठीक है। ये क्या है, इर्रेगुलर फिजन है। यहां पे आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल फिजन है, ऐसे कट रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना बेटा, ये भी कर लोगे। फिर आ जाओ, फिर ध्यान से देखिएगा, है ना, तो हमें बाइनरी फिजन समझ आएगा। फिर आता है भाई रीजनरेशन इन प्लानेरियम, है ना। ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क क्या है। बेटा फ्रैगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, ठीक है। इन स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंटेशन इज सीन। अब सर इसमें और प्लेनेरिया में क्या फर्क है बेटा, स्पाइरोगायरा इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स, स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है नो डाउट, बट इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स। प्लानेरिया आप देखोगे इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू स्पाइरोगायरा, इट हैज ऑर्गन्स, ठीक है। इसके पास ऑर्गन्स हैं, दैट इज व्हाई आई वुड से। तो जो रीजनरेशन है बेटा, ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में, और फ्रैगमेंटेशन हैपेंस इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। फ्रैगमेंटेशन में पार्ट्स, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस and each piece grows into a new organism, whereas in regeneration वैसा नहीं होता। Sorry, in regeneration also organisms break into parts and growing into new organism, but regeneration always do not lead to new organism। कई बार regeneration सिर्फ एक lost part को grow करने के लिए काम आता है। For example, in case of lizard, है ना, हमने देखा उसकी पूंछ कट जाती है, तो पूंछ से नई छिपकली नहीं निकलती,
रादर जो छिपकली की पूंछ होती है वो रीग्रो करती है. सो रीजनरेशन मे और मे नॉट लीड टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल इन प्लनेरिया इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, whereas in case of lizard it is just leading to formation of the lost part. ठीक है, ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रीजनरेशन इन प्लनेरिया इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर आपको याद, हमने एक क्वेश्चन भी करा हुआ है कि भाई प्लनेरिया गॉट कट इनटू पीसेस, what will happen now and what is the process happening here? Each piece of planaria will grow into a new organism and the process happening here is asexual reproduction, that is regeneration. ठीक है, confuse नहीं होना regeneration और fragmentation में. फिर है बेटा बडिंग इन हाइड्रा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस. देखो ऐसा बनाना है, बस छोटा सा बनाया, ओके, छोटा सा ऐसा बर्ड बनाया, बस ऐसे इस बर्ड को थोड़ा बड़ा करते जाओ, राइट. लाइक दिस, थोड़ा बड़ा करके इसको बड़ा करते हैं, है ना. दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. एक और आता है बडिंग इन यीस्ट. बडिंग इन यीस्ट ऑल्सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे एक यीस्ट का बनाओ, ठीक है, एक छोटा सा बड आया, फिर 1 2 3 बड आए, फिर ईच बड विल ग्रो इनटू अ न्यू यीस्ट. ये बडिंग इन यीस्ट. ठीक है, आ जाए तो घबराना नहीं है. ठीक है, ये बड हो गया, इट इज अ बड. ठीक है, किस तरीके के सेल होते हैं? ये रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो जनरेट होके दे विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई. यीस्ट इज व्हाट? इट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई. ठीक है, बहुत ही आसान है. अगले पे आ जाओ. लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम. ये देखो, ब्रायोफाइलम के लीफ में क्या होता है बेटा? बड्स होते हैं. ठीक है, एंड व्हेन द लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड ईच बड विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ये क्या होगा भाई? बडिंग, बड, यू नो, ब्रायोफाइलम में बड्स डेवलप हो रहे हैं. इसको क्या कहेंगे भाई? यस गाइस, तो ये ब्रायोफाइलम का आपको एग्जांपल देंगे. आपसे पूछेंगे कि भाई ब्रायोफाइलम नीचे गिरा तो व्हाट विल हैपन? यू शुड से द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम हैव बड्स, दीस बड्स विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ये क्या है? ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बच्चे? ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट और लीफ. जनरली प्लांट सीड में से ग्रो करना चाहिए, बट इस केस में क्या होता है? द प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम, ठीक है, रूट और लीफ. ठीक है, सीड से नहीं कर रहा, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेरी गुड. देन स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, देखो आपको ऐसा बनाना है ना. ठीक है बेटा, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है? सो हाँ, तो ये है स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया. एंड इफ यू सी स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर्स. ठीक है, और ये क्या है? ये है हाइफे. स्पोरेंजिया, उसके अंदर स्पोर्स हैं, हाइफे है. ठीक है, स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होगा ना बेटा, इसमें से स्पोर्स निकलेंगे एंड ईच स्पोर्स कैन फॉर्म अ न्यू राइजोपस. क्वेश्चन आएगा कि भाई आपकी ब्रेड में व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे राइजोपस डेवलप कर रहा है एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करो यहां पे क्या हो रहा है, आपको हमेशा लिखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट्स अ कीवर्ड कि भाई यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन का नाम, जैसे कि यहां पे हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन. इस केस में हो रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट क्या था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, इस तरीके से लिखना है. यस, इंटरेस्टिंग. विल यू बी एबल टू डू दिस? वेरी गुड, आई गेस कर लोगे. आगे आ जाओ. बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर. फ्लावर का डायग्राम है बेसिकली, देखा जाए. ठीक है बेटा, ऐसे बना लेते हैं. फ्लावर का डायग्राम है. ओके, इफ यू सी इट लाइक दिस, तो यहां पे क्या है? ये देखो, ये है हमारा स्टेमन, है ना, विच इज द मेल पार्ट. ठीक है बेटा, स्टेमन देखो, एक स्टेमन है. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, इसको कहते हैं हम एंथर, और ये जो डंडा सा इसको कहते हैं हम फिलामेंट. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे, ठीक है, इट कंसिस्ट, दिस इज पिस्टिल, इसको कहते हैं हम पिस्टिल और कार्पल. ये तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टिल और कार्पल.
ठीक है बेटा। अब पिस्टिल में देखो तीन पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होते हैं बेटा ओव्यूल। ठीक है, अब आप ये भी सुनोगे एंड्रीशियम, गाइनीशियम, है ना। एंड्रीशियम जब होता है बेटा, एंड्रो मतलब होता है मेल पार्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेमन, जब भी फ्लावर में स्टेमन होता है एक नहीं होता, कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रीशियम। और जो पिस्टिल होता है ये भी एक नहीं होता, कई बार ज्यादा होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड एज गाइनीशियम। मेनी पिस्टिल जॉइन टू फॉर्म गाइनीशियम, मेनी स्टेमन जॉइन टू फॉर्म एंड्रीशियम। इस तरीके से समझना, ठीक है, घबराना मत। फिर ये होते हैं पेटल्स बेटा, जो कलरफुल पार्ट होते हैं पेटल्स, और जो नीचे हरा हरा होता है ना, इसको कहते हैं हम सेपल। ठीक है, पोलन ग्रेन कहां पे बनता है? एंथर में। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनता है जिसके अंदर मेल गैमीट होता है। फीमेल गैमीट कहां होता है? ओवरी के अंदर होता है बेटा, ओव्यूल, है ना। ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट या एग होता है। पूछेंगे भाई फंक्शन क्या है, स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, स्टाइल का, ओवरी का? तो भाई स्टिग्मा क्या करता है? इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। जो मेल गैमीट है वो वहां पे आके पहले टिकता है, तो इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। स्टाइल क्या करता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड टेक द मेल गैमीट टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट। ओवरी में क्या होता है भाई? ओवरी में ओव्यूल होता है विच कंटेन्स द फीमेल, क्या होता है वहां पे? फीमेल गैमीट होता है। समझे बात को? तो बस ये बेसिक सी चीजें हैं, है ना बेटा। आपसे पूछा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई ओवरी और ओव्यूल का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, बताओ क्या होगा ओवरी और ओव्यूल का? द ओवरी बिकम्स द फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम्स द सीड, ऐसा होता है। ठीक है, ओवरी बिकम्स द फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स द सीड। तो ये चीज है ना बेटा। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? या तो सिर्फ स्टेमन होगा या तो सिर्फ पिस्टिल होगा। सिर्फ स्टेमन है फ्लावर में तो वो मेल फ्लावर है, सिर्फ पिस्टिल है फ्लावर में तो वो है फीमेल फ्लावर। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, ठीक है, कि भाई एक प्लांट है, उसके आधे प्लांट में सीड बना, आधे प्लांट में सीड नहीं बना, ऐसा क्यों हो सकता है बताओ? एक प्लांट है जिसके आधे फ्लावर्स में और प्लांट में सीड बने, बाकी आधे में नहीं बने, क्यों? क्योंकि वो प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट था, और जिनमें सीड बने हैं वो फीमेल प्लांट्स है, तभी उनमें सीड बन पाए, क्योंकि ओव्यूल में ही तो सीड बनता है, और जिनमें सीड नहीं बना वो मेल फ्लावर्स थे। बढ़िया सवाल है ये, आता है बेटा, इस तरीके के सवाल आएंगे आपको। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग अपना ओपन रख के करना है, समझे? ठीक है, फंक्शन ऑफ पेटल क्या होता है? पेटल का फंक्शन क्या होता है? टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, है ना। सेपल का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द फ्लावर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग का यूज करना है प्रेजेंस का। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन स्टिग्मा, ये वाला पेपर में आया हुआ है, बहुत ज्यादा सैंपल पेपर्स में भी मैंने देखा हुआ है ना। तो आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, ये पोलन ट्यूब डेवलप हो रहा है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल बेटा हमेशा देखना है इसके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाना है फीमेल गैमीट, ओवरी। कर लोगे ना, ऐसा कुछ बना लेना यार। इस तरीके से, है ना बच्चे, यहां पे दिखा दो कि भाई फीमेल जर्म सेल है, मेल गैमीट ऐसे आ रहा है ना। पोलन ट्यूब दिखाने को कहते हैं। पोलन ट्यूब में यहां पे आप दो जगह डाल दो मेल गैमीट, है ना, मेल जर्म सेल, तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सही, अगला आते हैं। ये भी मैंने सैंपल पेपर में देखा, इसलिए मैंने यहां पे डाला हुआ है, और बुक में तो है ही हमारे। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? कोटाइलिडन, है बेटा। यह एक डाइकॉट सीड, ठीक है, एक कोटाइलिडन है। ये बेटा ऊपर वाला पार्ट होता है प्लूम्यूल, विच फॉर्म्स द शूट ऑफ अ प्लांट। प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट। ये होता है रेडिकल, विच फॉर्म्स द रूट ऑफ द प्लांट। प्लूम्यूल फॉर्म्स द शूट, रेडिकल फॉर्म्स द रूट, और ये हमारा कोटाइलिडन। ठीक है, ये हमारा हो गया कोटाइलिडन। तो इस तरीके से हमारा हो गया जर्मिनेशन ऑफ द सीड। यस, मजेदार, बढ़िया। ठीक है बेटा, तो जर्मिनेशन के बारे में, जर्मिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द सीड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। इट द फर्स्ट अराइवल ऑफ, लाइक होता है ना, उस सीड में से नया प्लांट निकलता है, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, जर्मिनेट कब होता है एक सीड? जब उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिलने, प्रोवाइड होना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है भाई, अब आ गया है हमारा सबसे खतरनाक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें बेटा डायग्राम नहीं आएगा, 90% चांस नहीं आएगा, बट आ भी जाता है तो आपसे ये पूछेंगे कि भाई ये क्या है। ए क्या है? टेस्टिस। इसका फंक्शन क्या है बताओ, क्या फंक्शन है टेस्टिस का? टेस्टिस का फंक्शन है भाई टू प्रिपेयर और टू प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड मेल हॉर्मोन्स। ठीक है, फिर आता है वास्ट डिफरेंस, ये हो गया बी। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द, कहां से? फ्रॉम द टेस्टिस टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। ठीक है, फिर आते हैं भाई हमारे ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट। ये क्या करते हैं भाई? ये है ग्लैंड्स। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म एंड हेल्प्स इट टू फर्टिलाइज द एग। ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? दे मेक nutritive fluid which provides nutrition to sperms। ठीक है, तो ये हो गया भाई। फिर आता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? इट इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सीमन। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में इसको ट्रांसफर करने का हेल्प करता है। तो ये है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं बता नहीं सकता, है ना? तो आप देख लो कि भाई किसको कहां पे क्या लेबल करा हुआ है। ठीक है, टेस्टिस। स्क्रोटम क्या है? ये जो बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस है, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ओके, ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द टेस्टिस। टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन वहां पे अच्छे से हो पाए। ठीक है, बहुत ही सही है ये। चलो अगला आ जाओ यार, फीमेल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा इजी है बनाने में भी, तो ये आ सकता है। ठीक है, एक बार आया भी हुआ था, तो देखो बना के देखें। ओवरी बनाया, इसको इस तरीके से बनाना है।